चंडीगढ़ में यूपीएससी रैंक धारकों का सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। सीएम ने यूपीएससी रैंक धारकों को किया सम्मानित। रैंक धारकों को सीएम ने दी बधाई। कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हरियाणा में कांग्रेस का कमबैक हुआ मुश्किल। पिछले 10 सालों से देश और प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस। कैथल में वकीलों ने नए आपराधिक कानूनों का किया विरोध। न्यायिक कार्यों का किया बहिष्कार। राष्ट्रपति के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। फरीदाबाद में कपड़े के वेयर हाउस में लगी भीषण आग। करोड़ों का सामान जलकर हुआ राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर शिमला में कांग्रेस का मंथन। एआईसीसी द्वारा गठित 2 सदस्यीय कमेटी पूछ रही हार के कारण। बैठक के बाद सीएम सुक्खू दिल्ली के लिए रवाना। कल पीएम मोदी से मुलाकात कर हिमाचल के मुद्दों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन मारा हरियाणा की। यूपीएससी रैंक धारकों का सम्मान समारोह। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम ने यूपीएससी रैंक धारकों को सम्मानित किया। रैंक धारकों को सीएम ने इस दौरान बधाई भी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि आप सभी को देश के सामने हरियाणा को गौरवान्वित करने के लिए बधाई देता हूं। देश को आप सभी से बहुत उम्मीदें हैं। आप देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि देश में जहां भी आप अपनी सेवाएं दें, हरियाणा को गौरवान्वित करें। आपको बता दें, कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और सीएम ने यूपीएससी रैंक धारकों को सम्मानित किया। और इस दौरान रैंक धारकों को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी। यूपीएससी रैंक धारकों का चंडीगढ़ में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और यूपीएससी रैंक धारकों को सम्मानित किया। और इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी को बधाई भी दी। कि जब से जिम्मेवारी मुझे मिली थी और उसके तुरंत बाद आप लोगों से भी मेरी फोन पे बात हुई थी। मलिक साहब आपसे भी हुई थी। कुछ छूट गए थे क्योंकि समय का बड़ा अभाव भी रहता है। मैंने अपने स्टाफ में कहा कि जितना समय लगे तो मेरी बात जरूर अवश्य करा दें। कुछ अभिभावकगण से बात हुई थी। माता पिता से भी मैंने उनको भी बधाई दिया था कि बेटे ने बेटी ने हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। इसके लिए मैं अभिभावकगण को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे अभी कुछ अधिकारियों ने भी बात रखी है। हमारे जीवन का जो सफर है, हमने जहां पहुंचना था हम पहुंच गए। अब जीवन का सफर शुरू होने वाला है। अब तक तो हमने मेहनत की है। मेहनत करके हम जिस सीढ़ी पे हमने पहुंचना था, अभी सीढ़ियां और भी बाकी हैं। परंतु अब हमारे जीवन का भी वो कालखंड शुरू होने वाला है कि जिससे देश को आप लोगों से अपेक्षाएं हैं।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। ऐसे में उन्होंने टिहरी बांध का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने निर्माणाधीन पंप स्टोरेज प्लांट परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि टिहरी बांध न केवल ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि जल प्रबंधन और सिंचाई के क्षेत्र में भी देश के विकास के लिए एक अनिवार्य आधार है। वहीं इसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने देहरादून में विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक को भी संबोधित किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उत्तराखंड दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने टिहरी बांध का भी निरीक्षण किया। निर्माणाधीन पीएसपी परियोजना की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली और इसके बाद देहरादून में विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी ली और जहां पर उन्होंने संबोधित किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने टिहरी बांध का निरीक्षण किया। उसके बाद देहरादून में विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की उन्होंने बैठक ली, जहां पर उन्होंने सभी को संबोधित किया। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। हरियाणा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कमबैक मुश्किल हुआ। कांग्रेस का देश और प्रदेश में वजूद खत्म हुआ है। पिछले 10 सालों से देश और प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई है कांग्रेस। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने ये दावा भी किया कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और इस दौरान मंत्री ने रानिया हलके से विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा और एक तरफ निशाना साधा है तो दूसरी तरफ उन्होंने ये दावा भी किया कि हरियाणा में तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनने वाली है और इसके साथ ही रानिया हलके से विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का देश और प्रदेश में वजूद खत्म हो चुका है। पिछले 10 सालों से देश और प्रदेश में सत्ता से कांग्रेस बाहर हुई है। 2.5 साल में काम तो हुआ है तभी हम पिछली बार 2000 हमारी 14 में 47 विधानसभा जीते थे और 2019 में 40 जीते और अब जो हुआ है इसमें अभी हमारी सीट 44 आई है और 43 या 44 है, तो पहले से बढ़ के है ना। और उसमें यह था कि जैसे मैं लोकसभा लड़ रहा था, मैं अगर सरसा होता तो कुछ परिणाम कुछ और अलग आ जाते हैं। तो अब जैसे मैं विधानसभा जीता हूँ तो मेरी सीट निकलती है, तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी की सीट बढ़ के है, कांग्रेस फाइट में नहीं है। कांग्रेस 10 साल जहाँ चलेगी दोबारा आई नहीं है, किसी स्टेट में भी नहीं है। जिन स्टेटों में एक बार चलेगी, वेस्ट बंगाल 1970 के बाद, मैं जहाँ गिना रहा हूँ 1970 के बाद ये 47 साल में वेस्ट बंगाल चली गई। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन 6 स्टेटों में 250 मेंबर बनते हैं। आज तक दोबारा कांग्रेस आई 1970 के बाद, तो रिकॉर्ड रहा है जहाँ 10 साल बराबर कांग्रेस हार गई, फिर तीसरी बार नहीं आती। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक जबरदस्त फाइट की है, बीजेपी को कमबैक किया है। लगता नहीं कि विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। देखिए, लोकसभा के चुनाव कुछ और होते हैं, विधानसभा पर होते हैं। लोकसभा में एक बार इंदिरा गांधी को आए थे, विधानसभा के चुनाव कुछ और हो गए थे। सर, हरियाणा में 5 सीटों पर जाना है, बहुत थोड़े मार्जिन से गए, 20-30 हज़ार से। उसके अब सरपंचों वाला फैसला भी हो गया, उसका भी हमें थोड़ा सा नुकसान था। आगे बढ़ते हैं। करनाल में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। कांग्रेस ने भाजपा से मांगा उनके कार्यकाल का हिसाब। करनाल से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम खत्म होने के बाद शहर में पैदल घूमे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हवन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि करनाल से कार्यक्रम की शुरुआत की गई और करनाल में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान विशेष तौर पर पहुंचे और कांग्रेस ने बीजेपी से मांगा उनके कार्यकाल का हिसाब। इसकी शुरुआत करनाल से हुई
और हवन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम करनाल में रखा गया, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान मौजूद रहे। कांग्रेस ने बीजेपी से उनके कार्यकाल का हिसाब मांगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद शहर में पैदल घूमे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हवन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें, करनाल से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। करनाल में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम में विशेष तौर पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान मौजूद रहे। कांग्रेस ने बीजेपी से उनके कार्यकाल का हिसाब मांगा। करनाल से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और करनाल में इस कार्यक्रम को रखा गया। हवन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और कार्यक्रम खत्म होने के बाद दीपेंद्र हुड्डा पूरे शहर में पैदल घूमे। कांग्रेस ने बीजेपी से उनके कार्यकाल का हिसाब मांगा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए करनाल से संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस सवाल पूछती है बीजेपी से, उनके कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। बिल्कुल 10 साल का हिसाब मांगा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और इसलिए इस कार्यक्रम का, इस अभियान का नाम यही दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। पिछले 10 साल का, जब 5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे, 4.5 साल फिर बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे और अब नायब सैनी। कार्यक्रम की शुरुआत की है दीपेंद्र हुड्डा, जो लोकसभा सांसद है, साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और तमाम और कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हवन यज्ञ में उन्होंने आहुति डाली और कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद वो मंच से भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए और यही कहा कि अगली बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब उनकी पद यात्रा का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। पुरानी सब्जी मंडी से वो निकले हैं, अलग अलग चौक चौराहों पर जा रहे हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत कर रहे हैं और आखिर में दीपेंद्र हुड्डा महात्मा गांधी चौक पर पहुंचेंगे और वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। जब दीपेंद्र हुड्डा करनाल आए थे तो उन्होंने अपने दादा की प्रतिमा पर, रणबीर हुड्डा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए थे। वहां से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। समझना ये होगा कि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। और जब हमारी उदयभान से बात हुई, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस 70 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है विधानसभा में। 90 सीटें हैं, 70 सीटों का टारगेट है, यानी कि कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उनका पूर्ण बहुमत आएगा, लेकिन वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है। हिमांशु, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि दीपेंद्र हुड्डा पैदल यात्रा कर रही हैं, ऐसे में विपक्ष का भी इस पर वार पलटवार शुरू हो गया है। तो क्या लगता है, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, कितना प्रभाव ये यात्रा डालेगी? देखिए, हर पार्टी कोशिश करती है कि वो मजबूत बने, उसके कार्यकर्ता उसके साथ जुड़े रहें, नए कार्यकर्ता जुड़े। नायब सैनी के अलग कार्यक्रम है, मनोहर लाल के अलग कार्यक्रम है, ऐसे में विपक्ष भी अपने कार्यक्रम कर रहा है। कुमारी सैलजा अलग कर रही है, दीपेंद्र हुड्डा अलग कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैप्टन अजय यादव अलग कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका क्षेत्र मजबूत हो, उसकी पार्टी मजबूत हो और वो अपनी सत्ता में लेकर आए अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को। तो उसी में एक प्रयास है और आज दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कार्यक्रम किया गया है, जिसकी शुरुआत करनाल से हुई है, क्योंकि हरियाणा का करनाल सीएम सिटी है। नायब सैनी यहाँ से विधायक है, मनोहर लाल यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं। तो सरकार पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस पार्टी को इससे अच्छी जगह और इससे अच्छा मौका नहीं था, तो वो उन्होंने किया है। और अब ये पद यात्रा और ये तमाम जो उनका कार्यक्रम है, अलग जगहों पर जाएगा, अलग अलग कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनावों में काफी असर भी इस यात्रा का दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।
हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, कांग्रेस पार्टी के अभियान को लेकर डोर टू डोर हमारा कैंपेन, सभी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा सरकार के विफलताओं को भी लोगों के बीच में लेके जाएंगे। कांग्रेस के संकल्पों को कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, वो भी हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और इसी अभियान के माध्यम से मैं स्वयं भी जहाँ जहाँ प्रदेश के कोने कोने में पहुँचूँगा और कहीं डोर टू डोर के माध्यम से, कहीं गांव में, शहर में सभाओं के माध्यम से और कहीं नगर फेरी, लघु पदयात्रा के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने में पहुंचकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। पक्की बरामद हुई कि कौन सी नौकरी के लिए कितने रुपए, पिछले 5 साल में तो आप देखिए 10,000 से ज़्यादा पक्की भर्ती नहीं आ पाई पिछले 5 साल में, और जो आई उसमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को अवसर मिला। इसीलिए हरियाणा मांगे हिसाब कि आज हरियाणा का नौजवान देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा नशा, सबसे ज़्यादा विदेश में पलायन, सबसे ज़्यादा निराशा की स्थिति में क्यों आया, हरियाणा मांगे हिसाब। कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने घग्गर नदी का निरीक्षण किया। घग्गर नदी के नजदीक गांवों में प्रबंधकों का जायजा लिया। मंत्री ने अपने निजी कोटे से 4 जेसीबी की मशीनें भी लगवाई। गांव में नहरों की सफाई का भी कार्य जारी है। बाढ़ से बचाव के लिए किए गए व्यापक प्रबंध, ये कहना है रंजीत सिंह चौटाला का। सिरसा में बाढ़ से बचाव के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। किसी भी हालात में सरकार और जिला प्रशासन ग्रामीणों के साथ खड़ी है, ये कहना है रंजीत सिंह चौटाला का। नहरें निकलवाई थी पिछले 10 साल में आई है और इन लोगों को बहुत फायदा है, जीवन ही बदल गया। यहाँ इलाके में कुछ होता नहीं था, बरानी हिस्सा था। अब इसके आने के बाद घग्गर तकरीबन साल में 8-10 महीने चलती है और लोगों को धान होने लग गया, पैडी वाला इलाका बन गया, बहुत बढ़िया, लोगों का जीवन बदल गया। अब इसमें ये डर रहता है कि कल को आएगा तो जैसे पहले बरसात है, मिट्टी अंदर गिरती, क्यों कच्ची नहरें हैं, घग्गर का पानी नेचुरल फ्लो है। तो इसके लिए सफाई के लिए मैंने लगा रखे हैं 4 जेसीबी लगा रखे हैं, पोपलें लगा रखे हैं। मिठाई ये अंदर से मिट्टी निकाल के बाहर डाल देंगे तो फिर पानी आगे चलने में दिक्कत नहीं आएगी। अब रुक करते हैं हिमाचल का। हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हार के कारणों को जानने के लिए शिमला में मंथन शुरू हो गया। एआईसीसी द्वारा सांसद रजनी पाटिल और पूर्व सांसद पीएल पुनिया की 2 सदस्यीय कमेटी हार की समीक्षा के लिए बनाई गई, जो आज और कल चारों लोकसभा सीट के मंत्री विधायक संगठन के लोगों से बैठकें कर हार के कारण ढूंढेंगी और विस्तृत रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। चुनाव में हार को लेकर शिमला में कांग्रेस का मंथन जारी है। हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हार के कारणों को जानने के लिए शिमला में मंथन शुरू हो गया है। एआईसीसी द्वारा सांसद रजनी पाटिल और पूर्व सांसद पीएल पुनिया की 2 सदस्यीय कमेटी हार की समीक्षा के लिए बनाई गई है, जो आज और कल 2 दिन चारों लोकसभा सीट के मंत्री विधायक संगठन और लोगों से बैठकें कर हार के कारण ढूंढेंगी। और ख़ास तौर पे हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने और राहुल जी ने ख़ास तौर पे यहाँ पे भेजा है कि जो 4 लोकसभा के चुनाव में पार्टी की जो हालत हुई है या पार्टी का जो अनुभव हुआ है उसको हम साझा कर दें। तो उसके लिए हम सबको मिलने के लिए आए हैं। हम प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, एमएलएज को, मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्री, हमारी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे उप मुख्यमंत्री सबसे बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करेंगे और सबसे साझा करेंगे, सबसे रूबरू होंगे और फिर हमारा रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। मैं और मेरे साथ पुनिया साहब हैं जो पूर्व सांसद भी है और इस कमेटी में आए हैं। हाईकमांड के दिशा निर्देश के अनुसार लोकसभा में किस प्रकार हार हुई है उस पर चर्चा करने के लिए कमेटी आई है और निश्चित तौर पर ऐसी चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनावों में
14% के करीब हमारे वोट्स में बढ़ोतरी हुई है। और विधानसभा के चुनावों की अगर हम 2022 का देखें तो भी उसमें कम अंतर रहा, लेकिन जो 6 उपचुनाव जीते उसकी परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। तो ऐसा लगता था कि लोकसभा के चुनाव में हमारी सरकार के जो 14 महीने का प्रदर्शन था उस पर हमारे मत प्रतिशत में बढ़ोतरी तो हुई, अच्छे प्रत्याशी देने के बाद भी हम चारों लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाए। निश्चित तौर पर हाईकमांड इस पर आकलन कर रही है। अंबाला छावनी बस स्टैंड पर बीते दिन एक महिला लाखों रुपए से भरा बैग भूल गई थी, जिसके बाद बस स्टैंड पर ड्यूटी पर तैनात सुरेश कुमार और अनिल कुमार ने बैग को बरामद कर उसके मालिक तक पहुंचाया। इन दोनों कर्मचारियों ने ईमानदारी की बड़ी मिसाल कायम की है। ऐसे में इनकी ईमानदारी को प्रदेश के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने खूब सराहा। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने दोनों कर्मचारियों को अपने निवास पर बुलाकर उनकी खूब सराहना की। मैं चालक पद पे अंबाला कैंट पे ड्यूटी पे हूँ, इंक्वायरी पे ड्यूटी है मेरी। और सवेरे के टाइम एक महिला कोई आई है, बाथरूम में गई, वो किसी कारण से जल्दबाजी में कोई डेथ केस के उसमें जा रही थी, वो अपना बैग भूल गई। और दूसरी औरत ने आके मेरे को बताया भी अंदर बैग रखा हुआ है, उसमें कोई अचानक जाके देखो उसमें कोई गलत वस्तु हो सकती है। लेडीज बाथरूम में कर्मचारी नहीं जा सकता, इसलिए मैंने उस मैडम से बोला भाई आप उस बैग को मेरे को दे के जाओ और उस बैग में चेक करेंगे हम क्या है। वो मैडम वो बैग दे के यमुनानगर वाली गाड़ी में चली गई। उसके बाद चेक किया तो उसमें 1,18,000 रुपये मिले। फिर उस लेडीज को हमने आधार कार्ड के थ्रू उसको ढूंढा, उसके पोता जी आए हमारे पास, उसको हमने वो पैसे सौंपे और जिस करके मंत्री जी ने आज हमारे को इस उसमें सम्मानित किया है और बुलाया गया यहाँ। आगे बढ़ते हैं। पानीपत में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 6 लाख रुपए की ठगी मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान धीरज निवासी बबैल हाल विजयनगर के रूप में हुई। गहनता से पूछताछ करने पर ठगी की बची राशि बरामद करने के लिए पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये मुकदमा है हमारा 706 है 2018 का। ये अपना आरोपी है धीरज पुत्र जय कुमार, बबैल का रहने वाला है। एट प्रेजेंट ये रह रहा है अपना विजयनगर में और ये काफ़ी समय से फरार था। 2018 मुकदमा दर्ज हुआ था, लंबा फरार चल रहा था। ये हमारा इनामी अपराधी है और इसको अरेस्ट कर लिया है, 2 दिन का रिमांड पर लिया है। हरियाणा रोडवेज की बस में संदिग्ध बैग मिलने से बस में बैठी सवारियों ने अफरा तफरी मच गई। बस दिल्ली से जालंधर की ओर जा रही थी। बस में संदिग्ध बैग होने की सूचना बस के ड्राइवर की तरफ से पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैग को अपने कब्जे में लेकर तलाशी ली, जिसके बाद बैग से 5 किलो से ज्यादा गांजा पत्ती बरामद हुई। पुलिस ने बैग को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, करनाल में हरियाणा रोडवेज की बस में एक संदिग्ध बैग मिला और उस बैग में से गांजा पत्ती बरामद हुई है। जो बस है वो दिल्ली से जालंधर की तरफ जा रही थी। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। रोहतक के महम थाना के अंतर्गत आने वाले गांव सीसर खास में देर रात को एक युवक की सिर में गोलियां मारकर हत्या कर दी। पुलिस को जैसे ही इस हत्या की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस ने जब शव का मुआयना किया तो उसके सिर में गोलियां लगी मिली। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई में भेज दिया है। शाम तक करीब 11 बजे से सुनील नाम का लड़का ये बता रहे हैं कि पहले 4 साल पहले
सिरसा पुलिस ने शहर थाना और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में हुई चोरी की घटनाओं को सुलझाते हुए एक चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को काबू कर 7 वारदातों का खुलासा किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने करीब 7 वारदातों को कबूला है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और बाकी चोरीशुदा सामान भी बरामद किया जाएगा और उनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी हासिल कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। के अंदर जो चोरी की वारदात हुई थी उनको ट्रेस करने के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक ने एक अपने शाही स्टाफ उस अपना सिटी थाना और सिविल लाइन थाना की पुलिस की एक टीम गठित की थी। संयुक्त टीम ने मिलकर के न इसमें अपने 7 चोरी की वारदातों को ट्रेस किया है, जिसमें 3 चक्रगढ़ पट्टी की है जी, 3 नोरिया बाजार की और 1 प्रेमनगर की है। तो इसमें हमने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे जो चोरी की वारदात में जो सामान चुराया गया था उसमें से कुछ सामान हमने बरामद कर लिया है और कुछ अभी उनका रिमांड लेकर और सामान। आगे बढ़ते हैं। नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों को क्रूर बताते हुए कैथल के वकील कानूनों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कानूनों के विरोध को लेकर नई कैथल बार एसोसिएशन के सदस्यों ने न्यायिक कार्यों को बहिष्कार किया और अदालत परिसर से लघु सचिवालय तक रोज मार्च किया। कैथल के उपायुक्त को इस दौरान वकीलों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। एसोसिएशन कैथल का एक डेलीगेशन उपायुक्त महोदय को अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं और जो कि राष्ट्रपति जी को संबोधित है। हमारा सरकार से राष्ट्रपति जी से ये निवेदन है कि जो 3 नए कानून सरकार लेके आई है उनको वापस ले और जो पहले के कानून हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट उसको लागू रखे, क्योंकि इन कानूनों में खामियां हैं और ऐसी खामियां हैं जिसमें कि न्यायपालिका की पावर्स को कम कर दिया गया है और पुलिस की पावर्स को बढ़ा दिया गया है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जो सरकार का और डिक्टेटरशिप वाला रवैया है उसमें जो लोकतंत्र में आम जनमानस सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।